कहानी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को देखते हैं जिन्हें जबरदस्ती कोल माइन में काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। उस माइन में कई ऐसी जगहें थीं जहां बड़े लोग अंदर नहीं जा सकते थे, इसलिए वहां छोटे छोटे बच्चों को भेजा जाता था। एक बच्चा डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जापानीज लोग उसे डंडों से मारते हैं और वापस जाकर खुदाई करने को कहते हैं। उन बच्चों को उनकी बात माननी ही पड़ती है, लेकिन जब वे बच्चे अंदर खुदाई कर रहे थे तभी टनल अचानक बंद हो जाती है। उस टनल के अंदर फंसकर वे बच्चे मर जाते हैं। एक रात उनमें से कुछ लोग उस माइन से भागने की कोशिश करते हैं। भागते समय उनमें से एक आदमी पकड़ लिया जाता है, जिसके बाद उसे गोली मार दी जाती है। बाकी लोग गहरे पानी में कूद जाते हैं और समुद्र पार तैरने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी किस्मत बहुत खराब होती है और जापानीज उन्हें फिर से पकड़ लेते हैं। साल 1940 में कोरिया के आम लोगों के साथ इस तरह का अत्याचार बहुत आम था। पूरा देश जापानीज के कब्जे में था और वे इन लोगों से इसी तरह जबरदस्ती काम करवाते थे। औरतों के साथ रेप किया जाता था और जो लोग उनके खिलाफ खड़े होने की कोशिश करते थे उन्हें टॉर्चर करके मार दिया जाता था। इसके बाद हम एक आदमी मिस्टर ली को देखते हैं जो अपनी बेटी सोही के साथ एक जापानीज पार्टी में परफॉर्मेंस कर रहा था, लेकिन गलती से उसने वहाँ जैज म्यूजिक बजा दिया। इसके बाद जापानीज आर्मी उनका पीछा करने लगती है क्योंकि वहाँ जैज म्यूजिक पर बैन लगा हुआ था। ली का एक दोस्त उसे बताता है कि अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो वे तुम्हें जेल में डाल देंगे। वह कहता है कि मैंने तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के लिए जापान की एक कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री में जॉब का इंतजाम कर दिया है। मैंने सुना है कि वहाँ लोग काम करके बहुत पैसा कमाते हैं। अगले दिन ली अपने लोगों के साथ जापान के लिए निकल जाता है। वहाँ पहुंचकर हम देखते हैं कि लोगों को भेड़ बकरियों की तरह रखा गया था। सूसू पॉटी के लिए वहाँ सिर्फ एक बकेट थी जिसे सब लोग इस्तेमाल करते थे। आपस में बात करने के बाद उन्हें पता चलता है कि सबको यहाँ अलग अलग बहानों से इकट्ठा किया गया है। कुछ लोगों से कहा गया था कि उन्हें आर्मी में भर्ती किया जाएगा। एक बच्चा अपने घर जा रहा था, लेकिन रास्ते में जापानीज ने उसे पकड़ लिया और शिप में डाल दिया। एक आदमी कहता है कि हम समझते हैं, लेकिन इन दूध पीने वाले बच्चों को उठाकर लाने का क्या मतलब है? इनकी उम्र खेलने की है और इन्हें यहाँ लाकर पटक दिया गया है। हम देखते हैं कि उनमें उनकी पिछली कोरियाई जगह का एक बड़ा गैंगस्टर भी मौजूद था। वह गार्ड्स पर चिल्लाने लगता है और कहता है, तुम हमें कहाँ लेकर जा रहे हो? गार्ड्स जवाब में उस पर ठंडा पानी फेंक देते हैं और धमकी देते हैं कि अगर किसी ने दोबारा मुंह खोला तो सबको गोली मार दी जाएगी। डर के कारण सब लोग उसे नीचे बैठ जाने को कहते हैं, लेकिन वह गैंगस्टर बहुत जिद्दी था। तभी जहाज में अचानक जोर का झटका लगता है। इस झटके से उनकी पॉटी की बकेट नीचे गिर जाती है। न तो कोई उसे साफ करने आता है और न ही उन्हें दूसरी बकेट दी जाती है। उन्हें उसी गंदगी और बदबू में रहना पड़ता है। कुछ दिनों बाद वे जापान पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे शिप से उतरते हैं, ली एक जापानीज ऑफिसर के पास जाता है। वह उसे एक लेटर दिखाते हुए कहता है कि हम यहाँ स्पेशल रिक्वेस्ट पर आए हैं। वह उससे शिमुरा के बारे में पूछता है, लेकिन ऑफिसर कहता है कि यहाँ इस नाम के बहुत लोग हैं। इतना कहकर वह अपने लोगों को उसे वहाँ से हटाने का आदेश दे देता है। इसी बीच ली का रिकमेंडेशन लेटर जमीन पर गिर जाता है। जब ली उसे उठाने के लिए आगे बढ़ता है तब वह देखता है कि ऐसा लेटर सिर्फ उसके पास ही नहीं था। जमीन पर ऐसे हजारों लेटर्स पड़े हुए थे। इसके बाद आधे लोगों को ट्रेन के डिब्बों में ठूंस दिया जाता है और बाकी लोगों को शिप से एक आइलैंड पर ले जाया जाता है। इन बेचारे लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। इसके बाद उनकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहने वाली थी। उन्हें उस आइलैंड पर ले जाया जाता है जहाँ कोल माइन मौजूद थी। जैसे ही वे वहाँ पहुँचते हैं, कुछ सोल्जर्स उतरते हैं और उन्हें डंडों से बुरी तरह पीटना शुरू कर देते हैं। औरतों और मर्दों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है। ली अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी सोही को पिटते हुए देखता है, लेकिन वह उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद सबको एक लाइन में खड़ा किया जाता है और जापानीज ऑफिसर्स उनकी सारी कीमती चीजें लूट लेते हैं। एक आदमी अपनी सारी चीजें दे देता है, लेकिन वह अपनी वेडिंग रिंग देने से मना कर देता है। इस वजह से वे उसे पीट पीट कर मार डालते हैं। एक ऑफिसर कहता है कि यहाँ वॉर चल रही है, बेवकूफों समझो, अपने कोरिया को भूल जाओ। अगर तुम यहाँ आ गए हो तो यहाँ के रूल्स मानने पड़ेंगे। लेकिन ली कहता है कि शायद आपको गलतफहमी हुई है, हमें यहाँ किसी से मिलना था। वह उसे अपने बैंड का लाइसेंस दिखाता है और कहता है कि हमने जापानीज गवर्नमेंट के लिए कई शोज किए हैं। ये सुनकर ऑफिसर खुश हो जाता है और उससे एक सॉन्ग बजाने को कहता है। इसी दौरान हम कोरियन लड़कियों को देखते हैं जिनके कपड़े उतरवा लिए जाते हैं ताकि एक ऑफिसर उनकी जांच कर सके। इसके बाद ली एक ऑफिसर को रोलेक्स वॉच देकर उसे रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक जापानीज वहां आता है और ली से चेरी ब्लॉसम सॉन्ग बजाने को कहता है। जैसे ही सॉन्ग शुरू होता है, माइन का मैनेजर वहां आ जाता है। वह समझता है कि यह सॉन्ग उसके स्वागत के लिए बजाया जा रहा है। जैसे ही मैनेजर बोलना शुरू करता है, ली उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक सोल्जर उसे लात मारकर नीचे गिरा देता है ताकि मैनेजर उसका चेहरा न देख सके। मैनेजर अपना स्पीच देकर वहां से चला जाता है। इसके बाद उन सबको नंगा करके डिसइंफेक्ट किया जाता है जैसे वे इंसान नहीं बल्कि कॉकरोचेस हों। उनके बाल काट दिए जाते हैं और उन्हें मारा जाता है ताकि सब अपनी औकात में रहें। एक तरफ यह सब हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ कोरियन लड़कियों को कंफर्ट स्टेशन में ले जाया जाता है जहां जापानीज उनके साथ गलत व्यवहार करते थे। एक औरत कहती है कि कंफर्ट स्टेशन में प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए। एक लड़की वहां प्रेग्नेंट हो गई थी। तब उन जापानीज ने उसका पेट फाड़ दिया और उसके बच्चे को मार डाला। कुछ दिनों बाद सोल्जर्स फिर उनके पास आते हैं। उन्हें एक अकाउंट स्लिप दी जाती है जिसमें उनके खर्च लिखे होते हैं। मैनेजर उन्हें बताता है कि जिस शिप से तुम्हें यहाँ लाया गया है उसका खर्च कंपनी तुमसे वसूलेगी और वह तुम्हारी सैलरी
सैलरी से काटा जाएगा। तुम्हारे रहने का खर्च भी कंपनी तुमसे ही लेगी और वह भी सैलरी से काटा जाएगा। कपड़ों, जूतों और बाकी चीजों के पैसे भी तुम्हारी सैलरी से काटे जाएंगे। अगर पहले महीने का खर्च तुम्हारी सैलरी से ज्यादा हुआ तो अगले महीने की सैलरी से वह पूरा किया जाएगा। हम देखते हैं कि जो कमरे उन्हें दिए गए थे वे बहुत बदबूदार थे और अगर उनके खाने की बात नहीं की जाए तो बेहतर है। खाने में उन्हें कीड़े और कॉकरोचेस मिलते हैं। इसके बाद उन्हें कोल माइन में घसीट कर ले जाया जाता है जहाँ उनसे जानवरों की तरह काम करवाया जाता है। पूरे दिन शरीर तोड़ देने वाले काम के बाद उन्हें एक साथ बाथरूम में डाल दिया जाता है ताकि वे अपने गंदे शरीर साफ कर सकें। इतनी भीड़ में एक आदमी फिसल कर गिर जाता है जिससे उसका चश्मा टूट जाता है। ये देखकर एक कोरियन आदमी जो जापानीज के अधीन काम करता था उसे डंडे से मारने लगता है। वह गैंगस्टर जिसका काम लोगों को पीटना और उनसे हफ्ते का पैसा वसूलना था, वह भी ये सब देखकर चुप नहीं रह सका। वह गुस्से में बोला, अरे बदमाश, उसे छोड़ दो। हाथ में डंडा लेकर क्या तुम अपने आप को कोई हीरो समझते हो? फिर वह ली से कहता है, तुम तो इन जापानीज के आदमी हो ना, इन्हें जाकर बता दो कि मैं इसका चटनी बना दूंगा। ये कमजोर लोगों को मारता है भाई। वह उस आदमी को लड़ाई के लिए चुनौती देता है। उसकी एक शर्त होती है कि अगर वह जीत गया तो वह और उसके आदमी सभी कोरियंस को संभालेंगे और अगर मैं हार गया तो उसका जूता मेरे सिर पर। जापानीज को लगा कि अगर दो कोरियन आपस में लड़ेंगे तो उन्हें भी मजा आएगा, इसलिए वे इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू होती है। उस लड़ाई में वह गैंगस्टर उस कोरियन आदमी को बहुत बुरी तरह मारता है। वह अपनी शर्त के मुताबिक उसे पीट कर हरा देता है और बहुत शोर मचाता है। लेकिन तभी एक बूढ़ा आदमी उसे रोक देता है और कहता है कि जापानीज चाहते हैं कि हम आपस में लड़ें। जितना ज्यादा हम लड़ेंगे उतना ही वे हमें कमजोर समझेंगे। लेकिन वह गैंगस्टर कहता है कि यह कोरियन हमारे जैसा नहीं है, उसकी कमजोरी हमारी तरह नहीं है और वह गुस्से में उस बूढ़े आदमी पर भी हाथ उठा देता है। अब चिल संग उस जगह का नया कोरियन लीडर बन जाता है। यह देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि कम से कम अब कोई उन्हें बिना वजह नहीं मारेगा। दूसरी तरफ हम उन कोरियन लड़कियों को देखते हैं जिन्हें आज रात जापानीज सैनिकों के साथ रहना था। मैनेजर उनसे कहता है कि अपने दुख भूल जाओ, तुम अपने शरीर को हमारे सोल्जर्स की सेवा में दे रही हो जो एशियन वॉर में लड़ रहे हैं। उसी समय एक आदमी सोही को गलत तरीके से छूने लगता है। ये देखकर सोही रोने लगती है। माहौल को संभालने के लिए वे लोग म्यूजिक बजाना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी सोही कहती है कि ये गाना मैंने गाया है, ये मेरी आवाज है। ये सुनकर मैनेजर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अब उसे कंफर्ट विमेन से और भी ज्यादा काम मिल सकता था। सोही की वजह से ली और उसके दोस्तों को माइन से वापस बुला लिया जाता है ताकि वे सभी जापानीज लोगों का एंटरटेनमेंट कर सकें। इसके बाद हम एक जवान कोरियन सोल्जर को देखते हैं जिसका नाम पार्क मू यंग था। वह चाइना में जापानीज के खिलाफ लड़ाई की तैयारी कर रहा था। उसके सीनियर्स उसे योंग हाक चॉन नाम के एक आदमी के बारे में बताते हैं जिसे जापानीज ने 2 साल पहले पकड़ लिया था। सबको लगा था कि वह मर चुका है, लेकिन हाल ही में खबर मिली कि वह अभी भी जिंदा है। अब पार्क का मिशन था कि वह उसे बचाकर बाहर निकाले। इसके लिए उसे जापान जाना पड़ता है। हम देखते हैं कि पार्क भी उसी माइन में पहुंच जाता है जहां वह पिछले कुछ दिनों से योंग को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। एक दिन माइन में काम करते समय आखिरकार उसकी उनसे मुलाकात हो जाती है, लेकिन वह देखता है कि उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। इसी बीच हम देखते हैं कि एक आदमी ट्रॉली को रोकने के लिए उसके नीचे लकड़ी का एक टुकड़ा लगा देता है। इसके बाद वे लोग उसमें एक एक करके कोल भरना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसका वजन इतना ज्यादा हो जाता है कि ट्रॉली नीचे की तरफ लुढ़कने लगती है। वह तेजी से आगे बढ़ती है और रास्ते में आने वाले हर आदमी को कुचलती हुई आगे निकल जाती है। इस हादसे से पूरे टनल की इलेक्ट्रिक वायरिंग टूट जाती है। इससे चिंगारी निकलती है और आग लग जाती है। यह आग इतनी भयानक थी कि पूरी माइन जलने लगती है। जब मैनेजर को इसके बारे में पता चलता है तो वह बहुत गुस्से में आ जाता है। वह आदेश देता है कि सभी रास्ते बंद कर दिए जाए ताकि आग बाकी माइंस तक न पहुंचे। जापानीज बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, वे रास्ते बंद कर देते हैं जबकि उन्हें पता था कि अभी भी कई कोरियन अंदर फंसे हुए हैं। दूसरी तरफ मैनेजर एक बड़ी पार्टी करता है और शराब पीता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि कोरियंस का लीडर भी माइन में फंसा हुआ है, वह तुरंत अपने लोगों को उसे बाहर निकालने का आदेश देता है क्योंकि अगर वह मर गया तो सभी वर्कर्स स्ट्राइक पर बैठ जाएंगे। इसी बीच हम उन वर्कर्स को देखते हैं जो अपनी जान बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे थे। किस्मत से उनके पास एक एक्सप्लोसिव था। उसकी मदद से वे माइन में एक बड़ा ब्लास्ट करते हैं और बाहर निकलने का रास्ता बना लेते हैं। मैनेजर इस घटना की जानकारी अपने सीनियर को देता है और कहता है कि चिंता मत कीजिए, मैं इसका अनाउंसमेंट कर दूंगा। वह कहता है कि घायलों को इलाज के लिए नागासाकी भेजा जा रहा है और जब सब कुछ शांत हो जाएगा तब हम घायलों को भी बाकी लाशों के साथ जला देंगे। वह यह भी कहता है कि उसके लिए एक खास गिफ्ट भी है जिससे वह बिल्कुल भी निराश नहीं होगा। दरअसल उसका सीनियर एक चाइल्ड मोलेस्टर था जो छोटी लड़कियों के साथ गलत काम करता था और जिस गिफ्ट की मैनेजर बात कर रहा था वह कोई और नहीं बल्कि ली की बेटी सोही थी। दूसरी तरफ कोरियन लोग अपने लीडर के जिंदा बचने से बहुत खुश थे। योंग कहता है कि मैंने उनसे बात कर ली है, जब तक माइन में हुई मौतों का हिसाब नहीं मिलता और घायलों को उनका कॉम्पेंसेशन नहीं दिया जाता तब तक कोई काम नहीं करेगा। इस तरह सभी लोग स्ट्राइक पर चले जाते हैं। सब लोग इस फैसले से बहुत खुश थे, लेकिन वे लोग खुश नहीं थे जो वहाँ से जिंदा वापस आए थे क्योंकि उन्हें लगता था कि जापानीज को सिर्फ स्ट्राइक से नहीं रोका जा सकता, इसके लिए किसी और रास्ते की जरूरत थी। उस रात चॉय एक बार में बैठकर बहुत शराब पीता है। उसी समय वह देखता है कि एक जापानीज एक लड़की को बुरी तरह मार रहा है। ये देखकर वह खुद को रोक नहीं पाता और बोतल से उसके सिर पर मार देता है। इसके बाद वह उस लड़की को अपने कमरे में ले जाता है।
वह लड़की बताती है कि यह पहली बार नहीं है कि जापानीज ने उसके साथ गलत किया हो। इससे पहले वह चाइना में जापानीज के कंफर्ट कैंप में भी रह चुकी थी। उसे याद आता है कि एक बार एक लड़की ने जापानीज से कहा था कि वह बीमार है, लेकिन उन्हें लगा कि वह झूठ बोल रही है, इसलिए उन्होंने उसे केले के तनों से बने बिस्तर पर लिटा दिया और उस लड़की को तब तक उस पर घुमाते रहे जब तक वह मर नहीं गई। उस समय वह लड़की खुद भी बीमार थी, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। फिर उन्होंने मुझे नहलाकर दूसरे कंफर्ट स्टेशन भेज दिया, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, और अब मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। जॉय उससे कहता है कि मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन अपने गुस्से पर काबू रखो और समय पर भरोसा करो, किसी न किसी दिन अच्छे दिन जरूर आएंगे। इसी बीच मैनेजर ली को अपने पास बुलाता है। वह कहता है कि आज की इस भयानक घटना के बाद मैं तुम्हारी बेटी के लिए चिंतित हूँ। यहाँ उसकी जान खतरे में है, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम उसे एक अच्छी जिंदगी दे सकते हैं। जापान में मैं किसी को जानता हूँ जो तुम्हारी बेटी को गोद लेना चाहता है। कुछ दिनों में यहाँ एक प्लेन आएगा जो तुम्हारी बेटी को यहाँ से ले जाएगा। ली समझ जाता है कि मैनेजर ने उसे यहाँ राय लेने के लिए नहीं बुलाया था, बल्कि यह बताने के लिए बुलाया था कि वह उसकी बेटी को किसी और को देने वाला है। वह अपनी आंखों के आंसू छिपाते हुए सोही के पास आता है और उसे झूठ बोलता है कि मैनेजर ने उसे ये कैंडी देने के लिए बुलाया था। दूसरी तरफ पार्क योंग को सच्चाई बताता है कि वह यहाँ खास तौर पर उसे बचाने आया है। अब उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। उसी रात वह ली के पास जाता है और उसे कुछ पैसे देता है। वह उससे पोस्ट ऑफिस की संभाल कर रखने को कहता है। ली पूछता है, लेकिन तुम उस की का क्या करोगे? पार्क पहले अपना प्लान बताना नहीं चाहता था, लेकिन यहाँ वही एक आदमी था जो उसकी मदद कर सकता था, इसलिए वह उसे सच बता देता है कि वह योंग को यहाँ से बाहर निकालने वाला है। ली उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसकी एक शर्त होती है। वह कहता है कि जब योंग यहाँ से जाएगा तो वह और उसकी बेटी भी उसके साथ यहाँ से जाएंगे। पार्क इस बात के लिए मान जाता है। इसके बाद अगले दिन वह उस आदमी के पास जाता है जो कीज बनाता था और उससे एक डुप्लीकेट की बनाने को कहता है। वह वर्कर की बनाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसके लिए उसे असली की का प्रिंट चाहिए था। ली सही की ढूंढ लेता है और उसके ऊपर एक कागज रखकर उसका प्रिंट ले लेता है और वह प्रिंट वर्कर को दे देता है। पार्क ने उससे सिर्फ एक की बनाने को कहा था, लेकिन ली उसे 3 कीज दे देता है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस तक पहुंचने के लिए उसे 3 दरवाजों से गुजरना पड़ता था। रात में वह गार्ड्स की नजर बचाकर पोस्ट ऑफिस के अंदर चला जाता है। पार्क अपने लोगों को मैसेज भेजता है कि उसे योंग मिल गया है। उधर से उसे जवाब मिलता है कि 2 दिन बाद वे लोग उसे लेने के लिए आइलैंड पर आएंगे। अब वह योंग के साथ भागने के लिए पूरी तरह तैयार था। पार्क अपना काम करके जाने ही वाला था कि तभी उसे एक कबर्ड दिखता है। उसमें कोरियन लोगों के सैलरी अकाउंट्स की सारी डिटेल्स रखी हुई थी। जब वह उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ता है तो उसे एक ऐसा सच पता चलता है कि उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अगले दिन पार्क योंग से कहता है कि वह उसके साथ चले। योंग को लगता है कि पार्क उसे यहाँ से बाहर निकालने वाला है, लेकिन जल्दी ही साफ हो जाता है कि पार्क का ऐसा कोई इरादा नहीं है। पार्क कहता है कि जब मैं कल पोस्ट ऑफिस में था तब मुझे वहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले। उन्हें पढ़कर मुझे पता चला कि कोरियंस की सैलरी से पेंशन और बॉन्ड का पैसा काटा जाता है, लेकिन वह उनके अकाउंट्स में नहीं जाता। उसमें से आधा पैसा तुम्हारे अकाउंट में जाता है और आधा मैनेजर के अकाउंट में। इसमें मरने वाले लोगों का कॉम्पेंसेशन भी शामिल है और उनके परिवार को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। पार्क पूछता है, क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? योंग कहता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन पार्क को हर डॉक्यूमेंट पर उसके सिग्नेचर्स मिले थे, जिसका मतलब था कि वह झूठ बोल रहा था। योंग कहता है कि हो सकता है मैनेजर ने यह सब जानबूझकर किया हो ताकि वह मुझे गद्दार साबित कर सके, लेकिन अब पार्क सब कुछ समझ चुका था। वह कहता है कि यहाँ से भागने की कोई भी प्लान कभी सफल नहीं हुई है। ये सोचने वाली बात है कि हेरा फेरी में पकड़े जाने के बाद भी जापानीज ने तुम्हें कोई सजा क्यों नहीं दी। ये लोग हमारी छोटी सी गलती पर हमें मार डालते हैं और तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया। अब ये साफ हो गया था कि योंग जापानीज का एक मोहरा था ताकि वह कोरियंस को अपने कंट्रोल में रख सके। योंग कहता है, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो मुझे मार दो, लेकिन इससे पहले कि पार्क कुछ सोच पाता तभी ली वहाँ आ जाता है। योंग ली से कहता है कि जाकर मैनेजर को बताओ कि हमारे बीच एक अमेरिकन स्पाई है। ली कुछ भी समझ नहीं पाता। तभी वहाँ एक और आदमी आ जाता है, जिससे उनकी उलझन और बढ़ जाती है। पार्क कहता है कि मैं सरकार से तुम्हारी गद्दारी की शिकायत करूंगा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता अचानक वहाँ एक बॉम्ब गिरता है और पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाती है। वे देखते हैं कि अमेरिकन ने उस आइलैंड पर हमला कर दिया है। कुछ ही देर में कई और बॉम्ब्स गिरते हैं और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। जापानीज अपने लोगों को एक सुरक्षित बिल्डिंग में ले जाते हैं, लेकिन कोरियंस को अंदर जाने नहीं देते और जो अंदर जाने की कोशिश करता है उसे गोली मार दी जाती है। छत न होने की वजह से बॉम्ब सीधे कोरियंस पर गिरते हैं। इससे बहुत बड़ी संख्या में कोरियन लोग मारे जाते हैं। दूसरी तरफ पार्क योंग का पीछा करता है, लेकिन योंग पार्क को गोली मार देता है। फिर वह वहाँ से भागने लगता है। तभी एक और आदमी वहाँ आता है। योंग उससे पूछता है, क्या तुम्हें वह डायरी मिल गई? क्या तुमने उसमें कुछ पढ़ा? वह आदमी कहता है, सर मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप हमें कभी धोखा नहीं दे सकते। लेकिन इतना कहते ही योंग उसे भी गोली मार देता है, क्योंकि वह कोई सबूत पीछे नहीं छोड़ना चाहता था। अब यह साफ हो चुका था कि योंग ही इस सब का असली मास्टरमाइंड था। वह इन मासूम लोगों के पैसों से अपनी जेब भर रहा था। अगले दिन हम देखते हैं कि पिछली रात के हमले में ज्यादातर कोरियंस मारे जा चुके थे। योंग ऐसा दिखावा करता है जैसे उनकी मौत से उसे बहुत दुख हुआ हो, लेकिन सच यह था कि वह भेड़ों के झुंड में छिपा हुआ एक भेड़िया था जो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोच रहा था। दूसरी तरफ कंपनी का ओनर फोन करके बताता है
कि अमेरिकन ने हिरोशिमा पर एक नए तरह का बॉम्ब गिराया है। ऐसा बॉम्ब पहले कभी नहीं बनाया गया था। हमने सुना है कि लाखों लोग मर गए हैं। अब यह साफ था कि जापान बहुत जल्द यह युद्ध हारने वाला है और जैसे ही वे सरेंडर करेंगे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाएगी, क्योंकि हमारे जापानीज आर्मी के साथ गहरे संबंध हैं। वह कहता है कि कंपनी के सारे रिकॉर्ड्स जला दो ताकि किसी को पता न चले कि हमने वहाँ क्या किया था। अब इसका मतलब था कि उन सभी कोरियंस को भी मारना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी ने अमेरिकन को उनके क्राइम्स के बारे में बता दिया तो उन्हें कोई नहीं बचा पाएगा। हालांकि मैनेजर इस बात के लिए तैयार नहीं था, इसलिए कंपनी के ओनर के कहने पर यामाडा उसे मार देता है और खुद नया मैनेजर बन जाता है। हम देखते हैं कि हमले में मारे गए कोरियन लोगों की लाशों को कचरे की तरह जलाया जा रहा था, जबकि जापानीज लोगों की लाशों को पूरे सम्मान के साथ दफनाया जा रहा था। जब यामाडा को पता चलता है कि कुछ कोरियंस ने एक जापानीज लड़की के साथ अपराध किया और उसे मार दिया, तो वह बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि अब उसे कोरियंस को मारने का एक बहाना मिल गया था। अगले दिन सब लोगों को मैदान में इकट्ठा किया जाता है। यामाडा कहता है कि कल जब सब लोग दुख में थे तब एक कोरियन सोल्जर ने एक मासूम जापानीज लड़की के साथ अपराध किया और उसे बेरहमी से मार डाला। जो भी वह आदमी है वह खुद सामने आ जाए। योंग पूछता है, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वह कोरियन ही था? इसके बाद उस आदमी को सामने लाया जाता है जिसने पिछली रात उस लड़की को मारा था और उससे झूठी गवाही दिलवाई जाती है। वह झूठी गवाही देकर एक बेगुनाह आदमी को फंसा देता है। फिर उसे बहुत टॉर्चर किया जाता है और उससे जबरदस्ती कबूलनामे पर अंगूठा लगवाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वह आदमी कहता है, मुझे मार दो, क्योंकि अगर मैं बच गया तो तुम लोग नहीं बचोगे। हम देखते हैं कि योंग और यामाडा की एक गुप्त मीटिंग होती है। यामाडा कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से भागने का मौका दे रहा हूँ। तुम अमेरिकन के पास जाकर कहना कि हमारी कंपनी कोरियन लोगों का ध्यान रखती है और मैं कोरिया की आजादी का समर्थक हूँ। इसके बदले में तुम मुझे वह सारा पैसा दोगे जो तुमने मैनेजर के साथ मिलकर कमाया है। वह योंग को एक खास जापानीज पास देता है जिसकी मदद से वह जापान में कहीं भी जा सकता था, लेकिन जाने से पहले उसे सभी कोरियन वर्कर्स को माइन में इकट्ठा करना होगा ताकि वह सबको एक साथ उसी में दफना सके। योंग बिना किसी शर्म के उसकी सारी शर्तें मान लेता है। उसकी आंखों में इस फैसले के लिए कोई पछतावा नहीं था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि पार्क छिपकर उनकी सारी बातें सुन रहा था। जब ली को पता चलता है कि वे लोग कल सबको मारने वाले हैं तो वह पार्क से कहता है कि कम से कम उसके बेटे को यहाँ से बाहर निकाल दे, लेकिन पार्क चाहता था कि वह सबको बचाए। अब सवाल यह था कि वह योंग की सच्चाई सबके सामने कैसे लाए, क्योंकि कोरियन लोग उस पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। दूसरी तरफ हम योंग को देखते हैं जिसने चॉय की गिरफ्तारी को बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया। वह उसे गद्दार कहने के बजाय सब लोगों से कहता है कि हम इस मामले को कोर्ट तक ले जाएंगे, जैसे वहाँ उन्हें बहुत न्याय मिलने वाला हो। योंग कहता है कि मैंने मैनेजर से बात कर ली है और उसने हमारी शर्तें मान ली हैं। अब से हमें वही खाना मिलेगा जो जापानीज को मिलता है। हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलेगी जिसमें कोई काम नहीं करेगा और सबसे बड़ी बात, घायल लोगों को वापस कोरिया भेजा जाएगा। इतनी बातें सुनकर सब लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह सब उन्हें तभी मिलेगा जब वे जिंदा बचेंगे। योंग कहता है कि कल के हमले के बाद माइन पहली बार खोली जाएगी, इसलिए मैनेजर चाहता है कि हम सब एक नई शुरुआत के लिए साथ आए। इसी वजह से कल सबको एक साथ माइन में इकट्ठा होना होगा। बिना सच जाने सब लोग फिर से माइन में जाने के लिए मान जाते हैं, लेकिन तभी पार्क कहता है कि यह आदमी झूठा है, ये किसी मैनेजर से नहीं मिला क्योंकि वह मर चुका है। अगर तुम सब कल माइन में गए तो तुम सबको मार दिया जाएगा। इसने भी उन्हीं लोगों से हाथ मिला लिया है। हम सबको मरवा कर यह खुद अमेरिका भाग जाएगा। योंग कहता है कि ये सब झूठ है, ये हमें आपस में बांट रहा है, लेकिन तभी ली बीच में आता है और कहता है कि पार्क सच बोल रहा है, ये देखो ये सबूत है। इसमें लिखा है कि इसने सबके खाने का कितना पैसा खा लिया। हर आदमी का हिसाब इसमें दर्ज है। जो लोग भूख, चोट और लड़ाई में मारे गए उनका पैसा भी इसने खा लिया और अब यह भरोसे की बात करता है। हालांकि इतना सब होने के बाद भी कुछ लोग योंग का साथ देते हैं और बाकी लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन तभी एक आदमी खड़ा होता है और कहता है कि पार्क सच बोल रहा है। जिस रात इसने हमारे आदमी को मरवाया था उस रात मैं वहाँ मौजूद था। इसने हम सबके साथ धोखा किया है। अब सब लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। योंग वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मयोन उसे रोक लेती है और कहती है कि जब तक तुम अपनी बेगुनाही का सबूत नहीं देते तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। हालांकि उसके पास खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि सच सबके सामने आ चुका था। बहुत गुस्से में पार्क योंग का गला काट देता है और उसे मार डालता है। मायन कहती है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आज तक कोई भाग नहीं पाया। लेकिन पार्क कहता है कि हम भाग सकते हैं, क्योंकि योंग मैनेजर को हमारी हर प्लान बता देता था। अगर हम कोल माइन तक पहुँच जाए और वहाँ से शिप ले लें तो हम सब यहाँ से निकल सकते हैं। किस्मत से उनमें कुछ ऐसे लोग भी थे जो बोट चला सकते थे। पार्क कहता है कि यहाँ के गार्ड्स को ठीक से लड़ना भी नहीं आता और हम में से कई लोगों को मिलिट्री ट्रेनिंग मिली हुई है। हमारी संख्या भी उनसे बहुत ज्यादा है। हालांकि कुछ लोग अब भी जापानीज से समझौता करने की बात करते हैं। ये वही लोग थे जो उस कोरियन दलाल के दोस्त थे। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने बगावत की तो सबको पता चल जाएगा कि जापानीज लड़की को उन्होंने मारा था। लेकिन अब बगावत की आग फैल चुकी थी। सब लोग वोट करते हैं और तय करते हैं कि कौन यहीं रहेगा और कौन पार्क के साथ जाएगा। लेकिन लगभग सभी लोग वहाँ से निकलना चाहते थे। इसके बाद जो लोग साथ नहीं देते उन्हें बंदी बना लिया जाता है ताकि वे जापानीज को उनकी प्लान के बारे में न बता सकें। रात में वे लोग रोप्स बनाते हैं, इंतजाम करते हैं, गार्ड्स को मारते हैं और बोट पर कब्जा कर लेते हैं। इसी बीच हम चॉय के दोस्तों को देखते हैं। वे गार्ड्स को मारकर उसे भी छुड़ा लेते हैं। मेयन चॉय के पास जाती है और कहती है
कि तुम्हें हमारा साथ देना चाहिए। लेकिन चॉय के दिमाग में कोई और प्लान था। उस रात वह जापानीज की ईंट से ईंट बजाने वाला था। जब ली और बाकी लोग औरतों और बच्चों को बाहर निकाल रहे थे, तब वह कुछ गार्ड्स को वहाँ देखते हैं जो वहाँ नहीं होने चाहिए थे। वह सबको एक जगह इकट्ठा करता है और उन गार्ड्स को मार देता है। सब कुछ उनकी प्लान के मुताबिक चल रहा था। लेकिन तभी हम कुछ जापानीज लोगों को देखते हैं जो अपने निजी फायदे के लिए एक झोपड़ी में आग लगा देते हैं। वहीं पर उनके पुराने हिसाब किताब और सामान रखे हुए थे। सबसे पहले ली अपनी बेटी के साथ वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह फंसे हुए लोगों के चेहरे देखता है तो उसकी जमीर जाग जाती है। इसके बाद वह पहले उन लोगों को बाहर निकालना शुरू करता है। दूसरी तरफ लगी आग की वजह से जापानीज को पता चल जाता है कि कोरियंस भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखकर यमाडा बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अब उसे उन्हें मारने का खुला मौका मिल गया था। जापानीज को अपनी तरफ आता देखकर वहाँ बहुत बड़ा हंगामा मच जाता है। उन्हें बचाने के लिए चॉय और उसके दोस्त जापानीज पर हमला कर देते हैं। मैन भी पीछे नहीं हटती। वह चॉय के साथ मिलकर सोल्जर्स को बेल्ट तक पहुंचने से रोकती है। एक एक करके सब लोग बाहर आने लगते हैं। हालांकि बेल्ट एक साथ इतने लोगों का वजन सहन नहीं कर पाती और टूटकर नीचे गिर जाती है। जापानीज उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिससे बहुत से लोग मारे जाते हैं। ली बहुत हिम्मत करके उस बेल्ट को उठाने की कोशिश करता है। सभी कोरियन लोग बहुत डरे हुए थे, लेकिन जब उन्होंने ली और उसकी बेटी को बेल्ट उठाते देखा तब सब ने अपना डर छोड़ दिया और वे सब उनकी मदद के लिए आगे आ गए। उनमें से कई लोग जापानीज गोलियों से मारे गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी पूरी ताकत लगाकर उन्होंने बेल्ट को उठाया। इस तरह उन्होंने ऊपर चढ़ने के लिए एक पुल जैसा रास्ता बना दिया। कुछ देर बाद जापानीज की गोलियां खत्म हो जाती हैं। इसके बाद सभी कोरियन उन पर टूट पड़ते हैं। उधर हम मेयोन को देखते हैं जो जापानीज की गोली लगने से मर जाती है। उन बेचारे लोगों को बचाने वाला कोई नहीं था। इसी वजह से चॉय के सारे साथी एक एक करके मारे जाते हैं। चॉय उस कोरियन दलाल से लड़ता है। वह उसकी गर्दन तोड़ देता है और उसे मार डालता है। इसके बाद वह घायल मेयन के पास लौट रहा होता है। तभी उस कोरियन दलाल के दोस्त पीछे से उस पर गोली चला देते हैं। वे उसे एक के बाद एक कई गोलियां मारते हैं। चॉय मेयन से माफी मांगता है कि वह अपना वादा पूरा नहीं कर सका। बस इतना कहकर दोनों एक दूसरे की बाहों में दम तोड़ देते हैं। इस तरह वह आदमी जिससे लोग सबसे ज्यादा नफरत करते थे, आखिर में अपने लोगों को बचाते हुए एक हीरो की मौत मरता है। इसी बीच हम यमाडा को देखते हैं। वह अपने सामने आने वाले हर कोरियन को मारता जा रहा था। जैसे ही ली अपनी बेटी को बचाने के लिए गन उठाने जाता है, यमाडा उसे गोली मार देता है। उसी दौरान पार्क को भी गोली लग जाती है और यमाडा सोही को पकड़ लेता है। वह उसका सिर काटने के लिए अपनी स्वॉर्ड उठाता है, लेकिन तभी ली उसे गोली मार देता है। गुस्से में यामाडा उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी सोही उसके ऊपर मोलोटोव कॉकटेल फेंक देती है। वह दर्द से चीखते हुए इधर उधर भागने लगता है, लेकिन तभी पार्क उसकी स्वॉर्ड उठा लेता है और उसी स्वॉर्ड से उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। जैसे ही यामाडा मरता है, सभी जापानीज सोल्जर्स अचानक रुक जाते हैं। अब लड़ाई जारी रखने का कोई मतलब नहीं रह जाता, इसलिए वे सब पीछे हट जाते हैं और कोरियन लोग अकेले रह जाते हैं। पार्क ली को उठने में मदद करता है, लेकिन वहाँ से निकलते समय ली उन सभी कोरियन लोगों की लाशें देखता है जिन्होंने इस लड़ाई में अपनी जान गंवा दी थी। दुर्भाग्य से वे अब कभी अपने घर वापस नहीं जा पाएंगे। ली के लिए अब बच पाना बहुत मुश्किल था, इसलिए वो पार्क से कहता है, मुझसे वादा करो कि मेरे जाने के बाद तुम मेरी बेटी का ख्याल रखोगे। इसके बाद ली वहीं उनके बीच अपनी आखिरी सांस लेता है और इसी के साथ उसकी मौत हो जाती है। इसी बीच हमें बताया जाता है कि अमेरिका ने नागासाकी पर एक और एटॉमिक बॉम्ब गिराया। उन्होंने आज तक इतना भयानक दृश्य कभी नहीं देखा था। उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि वे इतिहास के सबसे खतरनाक हथियार की सिर्फ एक झलक देख रहे हैं। इस बॉम्ब ने जापान को इतनी बुरी तरह तबाह कर दिया कि जापानीज एम्परर को अमेरिका के सामने झुकना पड़ा। हमें बताया जाता है कि साल 1974 में हिरोशिमा की कोल माइन बंद कर दी गई और तब से यह आइलैंड वीरान पड़ा है। इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म होती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।